फ्रेंड्स, आज बाजार ने पूरी तरह से पलटी खाई। बहुत ही जबरदस्त गिरावट के साथ में शुरुआत हुई, लेकिन क्लोजिंग बहुत ही अच्छी रही। और ये जो मामला बन रहा है, इससे किसी को भी कुछ समझ नहीं आ रहा है। कोई भी इस मार्केट को प्रेडिक्ट नहीं कर पा रहा है। हर एक लेटेस्ट अपडेट के बाद में पूरा मार्केट का माहौल बदल रहा है, इसलिए इसको कुछ भी अब फिलहाल हम कह नहीं सकते। लेकिन बात यह है कि जो खबरें निकल के आ रही है वो बहुत ज़्यादा डरावनी है। जिस तरह से पुतिन लगातार निर्णय ले रहे हैं वो बहुत ज़्यादा रिस्की है, और इसका असर आने वाले समय में बाजार पे भी देखने को मिल सकता है। तो ऐसे में क्या डायरेक्शन रह सकता है बाजार का, जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। क्या है लेटेस्ट अपडेट और क्या आगे कल का बाजार की संभावना बन रही है। दूसरी तरफ हमारे इंडियन मार्केट के लिए एक बुरी खबर निकल कर आई है, क्या है उसको भी डिस्कस करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। साथ में इस समय क्या इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, और करना चाहिए तो कौन से स्टॉक में करना चाहिए, कौन सा सेक्टर है जो अभी भी पॉजिटिव बना और किस सेक्टर में गिरावट की संभावना बनी हुई है। साथ में एफआई का क्या रुझान है, क्या एफआई बाजार में माल खरीद रहे हैं या अभी भी सेलरी बने हुए। तो इन सारी संभावनाओं को तलाशेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस.बी. दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहले सेंसेक्स की बात कर लेते हैं। तो शुरुआत हुई 55,329 पर, लो बना 54,833 का, मतलब पिछले दिन के क्लोजिंग से लगभग 1,000 पॉइंट नीचे। फ्राइडे को क्लोजिंग 55,858 पर थी, लेकिन बाद में बाजार अच्छा खासा रिकवर हो गया और 56,324 का हाई भी बनाया, और अंत में 56,247 पर क्लोजिंग, जहाँ पे 388 पॉइंट की तेजी देखने को मिली। 0.70% बाजार सुधरा, लेकिन काफ़ी बड़ी इसके बीच में गिरावट। लोगों को समझ में नहीं आ रहा था क्या किया जाए। वैसे मैंने कल कहा था कि बाजार तेजी का माहौल बनेगा, तो बिल्कुल वैसा ही हुआ, तेजी तो बनी, लेकिन शुरुआत गिरावट के साथ हुई। इसीलिए इस समय कोई भी बाजार को अच्छे से प्रेडिक्ट नहीं कर पाएगा। निफ्टी 50 की अगर बात करें तो 16,481 पर शुरुआत हुई, लो बना 16,356 का और हाई है 16,815 का। अंत में 16,793 पर क्लोजिंग रही। 135 पॉइंट की तेजी देखने को मिली, करीब 0.81%। निफ्टी 50 भी पॉजिटिव था। अब ब्रॉड मार्केट इंडेक्स के हिसाब से देखें तो निफ्टी 50 करीब 0.81% अप पर क्लोजिंग दी है। निफ्टी नेक्स्ट 50 1.12% की तेजी बताई। निफ्टी 100 में 0.85% की तेजी थी। निफ्टी 200 0.87% की तेजी। निफ्टी 500 में 0.85% की पॉजिटिव क्लोजिंग देखने को मिली। निफ्टी मिड कैप 50 0.96% की तेजी। निफ्टी मिड कैप 100 0.97% की तेजी। निफ्टी स्मॉल कैप 100 0.59% की तेजी। इंडिया वीआईएक्स 6.84% अपर है। फिलहाल अभी भी ये थोड़ा सा माहौल बिगाड़ रहा है, क्योंकि इतना ज़्यादा ऊपर नहीं है, कम से कम 20% ऊपर होता तब बाजार में लगता है सफिशिएंट पॉजिटिव माहौल में आया। अभी फिलहाल इसमें रिस्क की संभावना बनी हुई है। निफ्टी मिड कैप 150 की बात करें तो 0.85% की तेजी थी। निफ्टी स्मॉल कैप 50 1.14% की तेजी, तो निफ्टी स्मॉल कैप में अच्छी खासी तेजी देखने को मिली। निफ्टी स्मॉल 250 की बात करें तो 0.82% की तेजी, और निफ्टी मिड स्मॉल 400 0.84% की तेजी। तो निफ्टी सेक्टर में जो विनर बन के उभरा वो है स्मॉल कैप। और निफ्टी नेक्स्ट भी अच्छी खासी तेजी बताई है। और यहाँ पे अगर सेक्टरल वाइज इंडेक्स देखें हम तो निफ्टी बैंक में गिरावट थी, जहाँ पे 0.62% की हमें गिरावट देखने को मिली। निफ्टी ऑटो में भी 0.69% की गिरावट थी। निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस भी लूजर था, यानी 0.54% की गिरावट यहाँ पर देखने को मिली। लेकिन निफ्टी एफएमसीजी सेक्टर में 0.63% की हमने तेजी देखी। निफ्टी आईटी विनर था बाजार का, 1.11% की तेजी देखने को मिली। निफ्टी मीडिया सेक्टर 0.68% अप था। निफ्टी मेटल सेक्टर में 4.95% की बम्पर तेजी देखने को मिली, और ये पूरी तरह से आज भागता हुआ दिखाई दिया निफ्टी मेटल सेक्टर। निफ्टी फार्मा की बात करें तो 0.22% की तेजी। निफ्टी पीएसयू बैंक में 0.13% की नॉर्मल तेजी, लेकिन निफ्टी प्राइवेट बैंक में आज गिरावट हुई 0.54% की। निफ्टी रियल्टी 0.61% की तेजी। तो यहाँ पे 4 लूजर थे, जिसमें निफ्टी बैंक, निफ्टी ऑटो, फाइनेंशियल सर्विस और निफ्टी प्राइवेट बैंक, ये लूजर थे। बाकी सब में तेजी देखने को मिली आज हमें। तो बाजार ने अच्छा खासा रिकवर दिखाया। अगर हम इंटरनेशनल मार्केट देखें तो फिलहाल डाउ जोन 34,058 पर है, जहाँ पे 2.51% की तेजी देखने को मिल रही है। S&P 500 देखें तो 4,384 पर है, जहाँ पे 2.24% की तेजी देखने को मिल रही है। नेस्डेक की बात करें तो 13,694 पर है, जहाँ पे 1.64% की हमने तेजी देखी है। और रजल 2000 इंडेक्स की बात करें तो 2.25% तेजी के साथ में 2040 पर है। और यहाँ पे XY की बात करें तो 1435 पर 2.27% की तेजी है। तो सारे इंटरनेशनल मार्केट कम से कम 2 से 2.5% ऊपर है, और हमारे इंडिया के बाजार से दूसरे बाजार अच्छे हैं। यहाँ पे सबसे बड़ी बात यह कि DI लगातार बाजार को संभाल रहे हैं।
वो लगातार निवेश कर रहे हैं। अगर आप देखें तो 21 फरवरी को उन्होंने 2392 करोड़ रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट किया था। 22 फरवरी को 4108 करोड़ रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट किया बाजार में नया। 23 फरवरी को उन्होंने 3024 करोड़ रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट किया। 24 फरवरी को जब बाजार पूरा क्रैश कर गया उस दिन भी उन्होंने 7667 करोड़ रुपीज़ का बड़ा इन्वेस्टमेंट किया। 25 फरवरी को उन्होंने 4318 करोड़ रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट किया। लेकिन सामने एफआई लगातार बाजार में सिर्फ माल बेच रहे हैं। 21 फरवरी को उन्होंने $408 मिलियन का माल बेचा। 22 फरवरी को उन्होंने $103 मिलियन का माल अपना बेचा। 23 फरवरी को $328 मिलियन माल बेचा और 24 फरवरी को उन्होंने $380 मिलियन का माल अपना कम किया। 25 फरवरी को उन्होंने $888 मिलियन माल बेचा। फ्रेंड्स, अगर आज की बात करें तो एफआई ने 14,629 करोड़ रुपीज़ का माल खरीदा है, लेकिन सामने 18,578 करोड़ रुपीज़ का माल बेचा है। तो इस तरह से 3,948 करोड़ रुपीज़ का उन्होंने माल बेचा है, यानी वो सेलर बने हैं। बाइंग से ज़्यादा उनकी सेलिंग है। अगर हम बात डीआई की करें तो उन्होंने 9,128 करोड़ रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट किया है और सामने 4,985 करोड़ रुपीज़ का माल बेचा है। तो वो 4,142 करोड़ रुपीज़ के प्योर बायर बन गए। तो यहाँ पे आज भी बाजार को सपोर्ट दिया है डीआई ने, लेकिन पूरी तरह से माल बेचने पे उतारू है एफआई। लगातार वही कर रहे हैं वो कई दिनों से। तो यही है मामला, जब तक एफआई की तरफ से सेलिंग की बजाय बाइंग का प्रेशर नहीं बढ़ेगा, जब तक बाजार में प्योरली बायर नहीं बनेंगे, बाजार में हमें बड़ी तेज़ी देखने को नहीं मिल सकती। अब यहाँ पे चलते हैं रूस यूक्रेन की तरफ। तो यूक्रेन पर रूस की बमबारी सोमवार को भी चालू है। आज के दिन जंग खत्म करने के लिए दोनों देश बेलारूस में बातचीत कर रहे हैं। इससे पहले यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा है कि हम बातचीत कामयाब होने की उम्मीद नहीं करते, पर अमन की कोशिश करने में कोई हर्ज नहीं है। दूसरी तरफ यूक्रेन पर 16 घंटे से कब्जा करने का सपना तबाह होते हुए देख राष्ट्रपति पुतिन ने एटमी हथियारों के इस्तेमाल का खौफनाक प्लान भी बना दिया। ये बहुत ज़्यादा चौंकाने वाली और ख़तरनाक बात है। रूस की मीडिया एजेंसी जो स्पुतनिक है उसने पुष्टि की है एटमी कमांड वाली यूनिट की छुट्टियां रद्द कर दी गई है। इन्हें हमले की तैयारी करने के आदेश दिए गए। डिफेंस मिनिस्टर ने सोमवार को दोपहर पुतिन को हमले के प्लान के बारे में पूरी जानकारी दी। अब ये मामला धीरे धीरे बहुत ही तेज़ी से आगे बढ़ रहा है और एग्रेसिव तरीके से मामला बिगड़ते हुए दिखाई दे रहा है। उनका कहना है कि स्टाफ को स्टैंड बाय करने को कहा गया है। बातचीत शुरू होने से पहले यूक्रेन ने रूस से कहा कि वो अपनी सेना को यूक्रेन बॉर्डर से हटाए। दूसरी तरफ बेलारूस रूस का साथ देने के लिए यूक्रेन में सैनिकों को भेजने की तैयारी कर रहा है। तो अब बेलारूस भी युद्ध में शामिल हो सकता है। तो इस तरह से ये धीरे धीरे ये वर्ल्ड वार 3 की तरफ तैयारी हो रही है। ये मामला बहुत ज़्यादा बिगड़ रहा है। तो ऐसे में अब बाजार की संभावना तो लेटेस्ट अपडेट के ऊपर डिपेंड होती है। इस समय तो उसको प्रेडिक्ट हम कर ही नहीं पाएंगे। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने यूक्रेन को तत्काल यूरोपीय संघ यानी ईयू की सदस्यता देने की मांग की है और यूक्रेन की लड़ाई में शामिल होने के लिए इच्छुक कैदियों को मिलिट्री ट्रेनिंग के साथ रिहा कर रहा है यूक्रेन, यानी जो जेल में बंद है उनको भी छोड़ा जा रहा है कि आप देश की रक्षा करो। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार कार्यालय ने यूक्रेन में 94 लोगों की मौत और कम से कम 376 नागरिकों के घायल होने की पुष्टि की है। यूक्रेन ने दावा किया कि उसकी लड़ाई में लगभग हमने 5300 रूसी सैनिकों को मार गिराया है और कम से कम हमने रूसी सेना के 151 टैंक उड़ा दिए हैं। साथ में 29 विमान और 29 हेलीकॉप्टर भी हमने तबाह किए। तो उनकी तरफ से बड़ा दावा किया जा रहा है कि हमने बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया रूसी सेना को। रूस के सेंट्रल बैंक ने प्रमुख ब्याज दर में 20% तक बढ़ा दी है। रशियन सिक्योरिटीज को बेचने के लिए विदेशी ग्राहकों की बोलियां लगाने पर भी रोक लगाने का आदेश दिया गया है। यूक्रेन ने दावा किया कि कीव पर कब्जा करने के लिए सभी प्रयासों में रूस बिल्कुल नाकाम हुआ है। कीव अब भी यूक्रेन के कब्जे में है। और यहाँ पे सीएनएन की रिपोर्ट के मुताबिक पुतिन ने रूस की स्पेशल डिफेंस यूनिट को हाई अलर्ट पर रहने को कहा है। यह एटमी हथियारों से लैस है और इसीलिए यहाँ पे मामला धीरे धीरे बिगड़ता जा रहा है। राजधानी कीव के मेयर ने कहा है कि कीव से बाहर निकलने के रास्ते बंद हो चुके हैं। रूसी सेना ने हमें चारों तरफ से घेर लिया है। रूस ने बेलारूस से यूक्रेन पर बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च की है। यूक्रेन के पलटवार में रूस ने भी अपने सैनिकों के मारे जाने की बात कबूली है, हालांकि संख्या अभी तक नहीं बताई है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने बेलारूस की राजधानी मिन्स्क में मौजूद अपनी एम्बेसी के सभी लोगों को वापस लौटने को कहा है। अब सिर्फ वहाँ पर बेहद जरूरी जो स्टाफ है वही रहेगा। तो एक तरह से अब मामला जो है वो धीरे धीरे यूक्रेन से बढ़ते हुए बेलारूस की तरफ बढ़ रहा है, क्योंकि अमेरिका ने वहाँ से अपने सारे के सारे जो विदेश मंत्रालय का स्टाफ है उसको वापस बुला लिया। तो अब ये जो युद्ध है ये कौन सी दिशा में जाके बैठेगा कुछ भी नहीं कह सकते। किस करवट ये युद्ध पहुँचेगा, ये युद्ध का मामला अब बिल्कुल कंट्रोल से बाहर हो गया है। एक तरह से जहाँ पे छलांग लगा दी है रूस ने भी, अब वापस आए तो बेइज्जती हुए और यूक्रेन भी डटकर खड़ा है। तो ऐसे में ये मामला बिगड़ रहा है और एक तरफ से विश्व भी धीरे धीरे दो धड़ों में डिवाइड होते जा रहा है। ये बहुत ही ज़्यादा चिंताजनक और ख़तरनाक बात है। यहाँ पे ऑपरेशन गंगा चलाया जा रहा है। जो हमारे वहाँ पे स्टूडेंट हैं उनको निकालने के लिए सरकार लगातार कोशिश कर रही है। तो फ्रेंड्स 5 फ्लाइट ऑलरेडी आ चुकी है।
जो पहली फ़्लाइट आई थी उसमें 219 स्टूडेंट आए थे, उसके बाद में दूसरी फ़्लाइट आई वो 285 स्टूडेंट को लेकर आई है, और तीसरी फ्लाइट में करीब 240 स्टूडेंट और आए। चौथी फ्लाइट है उसमें 198 स्टूडेंट को लाया गया, और पांचवी फ्लाइट उसमें 249 स्टूडेंट आए। तो इस तरह से लगातार स्टूडेंटों को लाया जा रहा है, और हमारे 4 मंत्री अब जाएंगे विदेश में, और वो अपनी देख रेख में ऑपरेशन गंगा चलाएंगे और सबको लेके आएंगे। तो कोशिश की जा रही है कि सारे बच्चों को लाया जाए। लेकिन अब यहाँ पे सबसे बड़ी एक और चौंकाने वाली बात निकल गई बाजार के लिए। अक्टूबर दिसंबर के जीडीपी ग्रोथ जो डाटा निकल कर आया है वो बहुत ज़्यादा निराशाजनक है। अब हमारी जीडीपी ग्रोथ रही है 5.4%, पिछले क्वार्टर के मुकाबले 3% कम, बहुत ही ज़्यादा। इससे पहले जुलाई सितंबर 2021 में इकोनॉमी 8.4% की रफ्तार से बढ़ी थी। एनएसओ की ओर से जीडीपी ग्रोथ का ताज़ा आंकड़ा जारी किया गया है। अब चौथी तिमाही में भी इकोनॉमी के कच्चे तेल की कीमत जो बढ़ेगी, और यूक्रेन और रूस का जो टकराव है उसकी वजह से यहाँ पर भी जीडीपी ग्रोथ गिरती हुई दिखाई दे सकती है। जनवरी से मार्च के आंकड़े भी हमें गिरावट के दिखाई दे सकते हैं आने वाले समय में। दूसरी तरफ मामला बिगड़ा तो अभी भी बाजार में कोई लॉन्ग पोजीशन बनाने की फिलहाल चेष्टा ना करे, फिलहाल वेट एंड वॉच ही करे, और कोई क्वालिटी स्टॉक हो जिसमें थोड़ा थोड़ा करके इन्वेस्टमेंट करके बारे सोचे। एक बार अगर हम निफ्टी 50 के पिवट लेवल के हिसाब से इसके सपोर्ट और इसके टारगेट भी चेक कर लेते हैं, तो फिलहाल निफ्टी 50 16,793 पर है। तो यहाँ पे अगर गिरावट की संभावना बनती है तो जो फर्स्ट सपोर्ट निकल के आएगा निफ्टी 50 के लिए वो 16,124 का है। अगर ये भी टूटता है तो फिर 15,589 का सपोर्ट भी देखने को मिल सकता है। जो थर्ड सपोर्ट निकल के आ रहा है वो 14,976 का है। तो बड़ी गिरावट होती है तो फिर ये 15,000 का स्तर तोड़ सकता है निफ्टी 50। ऊपर की तरफ मूव करने पे जो रेजिस्टेंस निकलेंगे वो है 17,271 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है। इसको ब्रेक किया तो फिर 17,885 का स्तर देखने को मिल सकता है, और यहाँ तक अगर निफ्टी 50 पहुँच गया तो फिर 18,419 का स्तर मिलेगा तीसरा, और यहाँ पे अगर बाजार पहुँच गया तब तो फिर तेज़ी की संभावना पूरी तरह से बनी है। लगता है कल भी बाजार में गिरावट की संभावना बनेगी जिस तरह से माहौल बिगड़ा हुआ है। लेकिन एक बात का ध्यान रखें कि जैसे ही कुछ पॉजिटिव अपडेट आती है, ये जो मीटिंग चल रही है इसका कोई पॉजिटिव नतीजा आता है तो फिर बाजार में सेंटीमेंट सुधर भी सकते हैं, लेकिन ओवरऑल आपको कोई बड़ी पोजीशन नहीं बनानी है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।